मैं सर्वप्रथम भारत की महनीय संस्कृति को प्रणाम करता हूं, भारत की ऋषि परंपरा को नमन करता हूं, भारत की शिक्षा के भारतीकरण की अभिनव क्रांति के अवधारक और समर्थ संवाहक योग ऋषि पूज्य स्वामी जी स्वामी रामदेव महाराज जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। इस मां शारदा के पवित्र विद्या मंदिर को प्रणाम करता हूं और यहां उपस्थित सभी ज्ञान के सात्विक दिव्य साधकों को भी नमन करता हूं। भारतीय शिक्षा बोर्ड की अवधारणा क्या है, उसकी वैधानिक परिस्थिति क्या है, लीगल स्टेटस क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, शेष अन्य नेशनल या स्टेट बोर्ड से इसका वैशिष्ट्य क्या है, इसकी विशिष्टता क्या है, उससे भिन्नता क्या है। ये विषय बहुत ही प्रासंगिक होते हैं। जब भी कहीं नए बोर्ड का उद्भव होता है तो ये प्रश्न जिज्ञासा मन में आती है। तो प्रथमतः मैं इसके वैधानिक पक्ष की ओर, चूंकि बहुत सारे विद्यालय के संचालक होंगे, प्रधानाचार्य होंगे, शिक्षक शिक्षिकाएं होंगी, उनके मन में जरूर जिज्ञासा होगी कि भारतीय शिक्षा बोर्ड क्या कोई प्राइवेट बोर्ड है या यह वैधानिक सर्वांगीण रूप से मान्यता प्राप्त नेशनल बोर्ड है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के विषय में वैधानिक स्थिति जाननी हो तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट को देखेंगे तो सीबीएसई के साथ साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी नाम आपको मिलेगा और उस पर लिखा होगा नेशनल बोर्ड सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये मूलतः ये बोर्ड भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार ने गठित किया है। भारत सरकार ने इस बोर्ड को बहुत ही एक विशिष्ट रूप से इसकी संरचना की है, वेरी यूनिकली डिजाइन, जिसमें एक मॉडल बायलॉज बना और उस मॉडल बायलॉज में ऑब्जेक्टिव रखा गया कि एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए जिसका उद्देश्य होना चाहिए एंशिएंट नॉलेज सिस्टम ब्लेंडेड मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा भारतीय ज्ञान परंपरा से समन्वित। और इस ऑब्जेक्टिव के तहत, इस मैंडेट के तहत भारत में गठित हुए सभी बोर्ड में यह पहला बोर्ड है, भारतीय शिक्षा बोर्ड, जिसका उद्देश्य ही लिखा हुआ है, इसके जन्म के पीछे की भावना ही यही है कि आधुनिक शिक्षा में तो छात्र छात्राएं निष्णात हों, कॉम्पिटेंसी वाइज they should be global citizen, but the values, disposition, orientation regarding the application of knowledge and technology must be oriented towards Indian values. उसका सामर्थ्य, उसकी दक्षता, उसकी समस्त विज्ञान और टेक्नोलॉजी में कौशल होना चाहिए जो एक आधुनिकतम शिक्षा प्रणाली में होना है। लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा संकट है, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, कि साइंस टेक्नोलॉजी आवश्यक है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी और विज्ञान का, साइंस का प्रयोग कैसे करते हैं, उसके पीछे मूल्यबोध क्या है, क्या हमारा सबकॉन्शियस ड्राइव कैसे करता है, हमारा सॉफ्टवेयर कैसा बना हुआ है मानस का, हमारा मानस कैसा है,
उसके अनुरूप ही समाज का निर्माण होता है और प्रगति के आयाम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर एक मैं पौराणिक उदाहरण दूं या ऐतिहासिक उदाहरण दूं, साइंस और टेक्नोलॉजी में रावण एक बहुत ही निष्णात व्यक्तित्व था। रावण की विद्वता, रावण की शास्त्रज्ञ होने में किसी प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। वाल्मीकि रामायण उठा के देखिए या 200 जो रामायण के अन्य भाषाओं में है, सबने एक स्वर से रावण की विद्वता, रावण के शौर्य, रावण की वैज्ञानिक दक्षता, लंका के तकनीकी रूप से विशिष्ट होने का उल्लेख करते हैं। लेकिन रावण क्यों राक्षस हो जाता है सारी दक्षताओं के बावजूद? क्योंकि उसने उन दक्षताओं का उपयोग एक गलत मूल्यबोध के साथ किया। वह लोकरंजन के लिए नहीं किया, वो अर्थजनित उपयोग नहीं किया। उसका प्रयोग उसने निजी स्वार्थ, निजी अहंकार की पुष्टि के लिए किया और वो मातृशक्ति के विरोध में खड़ा हो गया, लोकमंगल के विरोध में खड़ा हो गया, इसलिए वो राक्षस हो गया। तो मैं बस एक उदाहरण से बताना चाहता हूं कि सामर्थ्य होना और सामर्थ्य के उपयोग करने के लिए अवचेतन में गठित मूल्यबोधों का समुच्चय होना एक अलग विषय है। इसलिए आपको, हमारे बच्चों को, हम सभी लोगों को कॉम्पिटेंसी तो होनी चाहिए। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहे हैं, मशीन लर्निंग आ रही है, साइबर सिस्टम आ रहा है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइबर आ रहा है, तो ये सारे जो प्रगति के आयाम हैं विज्ञान के, उसमें हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को समर्थ होना है। लेकिन उसका उपयोग कैसे करेंगे, यह मूल्यबोध कौन सा होगा कि हमारे बच्चे भविष्य में उसका उपयोग करके स्वयं का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का ही नहीं, विश्व का ही नहीं, बल्कि समूचे इस पृथ्वी ग्रह और उसके आसपास के चक्रमण करने वाले सौर मंडल की व्यवस्था को भी सुरक्षित रख सकें, संरक्षित रख सकें, व्यवस्थित रख सकें, यह मूल्यबोध आवश्यक है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, उनके मस्तिष्क में आता है कि ये इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है। अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो व्हाई वी नीड एनी काइंड ऑफ डिफरेंट वैल्यू सिस्टम टू अप्लाई दिस थिंग्स। वेस्टर्न सिस्टम में दिक्कत क्या है, वेस्टर्न फिलॉसफी में समस्या क्या है कि हम भारतीय मूल्यबोध की बात कर रहे हैं? कहीं हम सिर्फ भावनात्मक बात तो नहीं कर रहे हैं, कहीं सिर्फ हम इमोशनल नैरेटिव तो नहीं फैला रहे हैं, या उसके पीछे कोई प्रामाणिक तथ्य हैं? यह विषय बहुत ही प्रासंगिक है। तो यह विषय है, मैं इसी को बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा कि व्हाई वी नीड इंडियन नॉलेज सिस्टम, व्हाई वी नीड इंडियन वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस, व्हाई वी नीड मॉरल एंड एथिकल रीजनिंग इवॉल्व्ड इन इंडिया। क्यों चाहते हैं हम ऐसा? आप पूरी दुनिया को देखिए, पूरे दार्शनिक विकास क्रम को देखिए, तो जो विज्ञान आया यूरोप में, वह यूरोपियन रेनेसा का एक एक्सटेंशन है, विस्तार है। जो लोग इतिहास जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि सभी यहां पर शिक्षाविद हैं, आपने देखा होगा कि 11वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप का जो इतिहास है वो ईसा की चौथी शताब्दी से लेकर के और 11वीं शताब्दी तक डार्क एज कहलाता है यूरोप का इतिहास। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 11वीं शताब्दी के अंत और 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से से बर्फ पिघल जाती है और खेती के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र मिलता है, कल्टिवेबल लैंड मिलता है, और वहां से वो एग्रेरियन डोमेन में, कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और टैक्सेशन और सोशल स्ट्रक्चर उनका खड़ा होता है। इसके बाद 1328 के आसपास फिर बर्फ फिर पड़ती है और वो कृषि योग्य क्षेत्र सिकुड़ जाता है।
कम हो जाता है। जैसे वो कृषि योग्य क्षेत्र कम होता है, एक आर्थिक चुनौती पूरे यूरोप के समक्ष खड़ी होती है। और उस समय उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि इसका हम समाधान कैसे करें। तो उन्होंने अपने पुराने दर्शन की ओर देखना प्रारंभ किया कि क्या यूरोप की धरती पर कोई ऐसी फिलॉसफी रही है क्या जिसके आधार पर हम अपनी नए इमारत, दार्शनिक इमारत की नींव रख सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि हाँ, ग्रीक यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे फिलॉसफर थे जिन्होंने लॉजिक, तर्क आधारित व्यवस्था की बात की। वहां से उन्होंने, जिसको कहते हैं हम यूरोपियन रेनेसा, यूरोपीय पुनर्जागरण काल, यूरोप का पूरा पुनर्जागरण प्रारंभ होता है ग्रीक फिलॉसफी के कंटेम्परेरी, समसामयिक परिस्थिति में उसके उपयोग की विधा पर विचार करने से। क्योंकि उसके पहले पूरा चर्च डोमिनेंट फिलॉसफी और सिस्टम काम करता था। उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं कि कैसे आपको लगेगा कि चर्च कितना डोमिनेंट था यूरोप में। कि कोपरनिकस ने, आप सभी लोग पढ़े होंगे कि कोपरनिकस ने जब ये कहा, अपना शोध किया, कहने का साहस नहीं किया, शोध किया कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, हेलियोसेंट्रिक का जो कॉन्सेप्ट उसने शोध किया, उसका साहस नहीं हुआ कहने का। उसने अपने शिष्य से कहा कि मेरी मृत्यु के बाद इसको प्रकाशित करना, क्योंकि मैं अगर इसके जीवित होते प्रकाशित करता हूं तो मुझे मृत्यु की सजा मिलेगी। कोपरनिकस के बाद क्यों ऐसा कोपरनिकस ने नहीं कहा, मतलब सोचा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, टेस्टामेंट में, कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है। तो उनको साहस ही नहीं हुआ ये कहने का। और जब उसके मरने के बाद, कोपरनिकस के मरने के बाद गैलीलियो उस बात को आगे बढ़ाता है, तो गैलीलियो को आजीवन कारावास हुआ। जब ब्रूनो उसी बात को आगे बढ़ाता है तो उसको विष का प्याला दे दिया गया। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस विज्ञान की बात हम यूरोपियन इवोल्यूशन मानते हैं, वह 16वीं शताब्दी तक उसकी स्थिति क्या थी। लेकिन उन्होंने इस दर्शन को जब ग्रीक फिलॉसफी की ओर देखा, और जिसमें एक तत्व था तर्क, कि किसी भी बात को प्रामाणिक मानने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है तर्क, युक्तता, रीजनेबलनेस, लॉजिक। वहां से उन्होंने उठाया अपने दर्शन को, और धीरे धीरे जब उसका परिष्करण करना शुरू हुआ और कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट का एक नया मूवमेंट शुरू हुआ, तो उसी गर्भ से एक आधुनिक, जिसको हम विज्ञान कहते हैं, आधुनिक विज्ञान का उस गर्भ से उद्भव होता है। और जब उसके आधार पर उन्होंने किया क्यों ऐसा, कि जब एग्रीकल्चरल डोमेन में कुछ नहीं कर सकते थे, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, तो अल्टरनेटिव इज ट्रेड, व्यवसाय उसका विकल्प था। और व्यवसाय के लिए उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ट्रेड के संदर्भ में इजिप्ट, इंडिया, चाइना, सुमेरियन संस्कृति पहले से ही ट्रेड में सक्षम है। तो उन्होंने एक नए विधा की कोशिश की कि कैसे हम डोमिनेट करेंगे, जो ट्रेडिशनल ट्रेड सिस्टम है उसके आगे कैसे बढ़े। तो उसके गर्भ से विज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, न्यूटन लॉज, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके गर्भ से उन्होंने उठाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मशीनें बनाई, और उसके लिए जब उत्पाद पैदा हुए, प्रोडक्ट हुए, प्रोडक्ट को बेचना कहां है, उसके लिए मार्केट चाहिए। उन्होंने फिर मार्केट तलाशना शुरू किया, और मार्केट तलाशने के लिए उनको सिक्योर्ड मार्केट चाहिए था, एक स्थिर और सुरक्षित बाजार चाहिए था। स्थिर और सुरक्षित बाजार के लिए उनकी जो कंपनियां थी बड़ी बड़ी,
ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे सैकड़ों कंपनी थी, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, उनको उन्होंने छूट दी, उनको उन्होंने सेना रखने के लिए अनुमति दी रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ने, और कहा कि आप जाओ और दुनिया के विभिन्न कोनों में जो भी टेरिटरीज हैं उस पर कब्जा करो, व्यवसाय के माध्यम से धीरे धीरे, और उनको एक सुरक्षित बाजार बनाओ, और उसका एक ही तरीका है कि उनको उपनिवेश बनाओ, उन्हें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी से बाहर करो, कि नीतियां तुम्हारी होंगी, तभी तुम्हारे माल को विक्रय होगा और वहां का जो ट्रेडिशनल ट्रेड है वो ध्वस्त होगा। और जब तक वहां का ट्रेडिशनल ट्रेड्स व्यवसाय ध्वस्त नहीं होंगे, तब तक नए औद्योगिक उत्पादों को विक्रय करने की सहमति, लोक स्वीकृति नहीं होगी। इसलिए हमें कानून बनाना होगा, इसलिए उपनिवेश बनाना होगा। और जो उपनिवेश बनाने लगे तो उनके मन में यह भाव आया कि अगर किसी भी देश के लोगों को अपने देशी उत्पाद और स्वदेशी दर्शन और स्वदेशी मूल्यों से लगाव होगा तो बहुत दिनों तक उपनिवेश नहीं रहे। पॉलिटिकल डोमिनेंस तो कर सकते हैं थोड़े दिन के लिए, बट पॉलिटिकल डोमिनेंस बहुत एवरलास्टिंग नहीं होता। बड़ी बड़ी सत्ताएं, राज्य सत्ताएं, पूरा इतिहास साक्षी है पूरे विश्व का, 100 साल, 200 साल, 250 साल, इससे अधिक कोई साम्राज्य टिका नहीं, कोई न कोई दूसरा साम्राज्य उसको रिप्लेस करता है। तो उनके मन में भाव आया कि इसको हमें एक कंटिन्यूम स्पेक्ट्रम बनाना है, हमें एक निरंतरता रखनी है। तो उन्होंने कहा कि इसके वैचारिक रूप से इन्हें उपनिवेश बनाओ, आइडियोलॉजिकल कॉलोनाइजेशन, कल्चरल कॉलोनाइजेशन, इनको विचारों से पंगु बना दो, विचारों से हीन भावना डाल दो, वैचारिक रूप से इनके मन में ये भाव डाल दो, इनके अवचेतन में बैठा दो कि जो कुछ भी भारत में है वो हीन है और जो कुछ भी पाश्चात्य में है वो श्रेष्ठतर है। ये भाव जब तक उनके गहरे में नहीं बैठेगा तब तक निरंतरता हमारे उपनिवेश बनने की और बाजार बनने की संभावना नहीं रहेगी। उनका मूल उद्देश्य था बाजार बनाना, और जीतने के लिए चाहिए युद्ध। तो आप देखिए अगर पूरे विश्व में जो विज्ञान का प्रयोग कहां हुआ है, या तो औद्योगिकरण की मशीनों में हुआ है या युद्ध की सामग्रियों में हुआ है, वेपन बनाने में हुआ है। और आज भी अगर आप देखेंगे कमोबेश वही धारा चल रही है। शस्त्र बनाओ, शस्त्र बेचो, लोगों में झगड़ा लगाओ ताकि, और इन्हें बाजार बनाए रखो, और जिस देश के ज्यादा संख्या हो उनको ज्यादा तवज्जो दो जिससे कि वो बाजार बने रहें, और उनके पढ़े लिखी जो आबादी है जो नेतृत्व करती है विभिन्न क्षेत्रों का, उनके मन में ये भाव डालते रहो कि जो कुछ भी पश्चिम में है वो श्रेष्ठतर है। ये भाव गहरे में बैठ गया। और इसको बैठाया किसने, तर्क किसने किया इसकी सबसे बड़ी? 1835 में मैकाले का एक्ट, एजुकेशन एक्ट। उसके पहले भी चर्चा हुई थी मित्रों, आप भाइयों बहनों आपने पढ़ा होगा कि ऐसा नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में सारे के सारे भारत विरोधी थे, ऐसा नहीं था। और जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है तो विलियम जोन्स, जब उनकी टीम ने पूरे हमारे भारतीय शास्त्रों का, संस्कृतियों का अध्ययन किया और उसको मैक्स मुलर, काल्ब्रुक वगैरह ने भी लिखना प्रारंभ किया, या दाराशिको के एक फ्रेंच डॉक्टर था जो औरंगजेब ने उसकी हत्या करा दी, तो वह जो डॉक्टर था फ्रेंच, वो उपनिषदों के फारसी अनुवाद को, दाराशिको ने फारसी में अनुवाद कराया था उपनिषदों का, जिसका नाम था औपनिषद। उस औपनिषद को वो डॉक्टर लेके गया फ्रांस। डुप्रोन नाम के फिलोसोफर ने, फ्रेंच फिलोसोफर ने उसको 17वीं शताब्दी के अंत में उसका फ्रेंच में अनुवाद करता है, और वहां से उसका एक संपर्क जेल में एक जर्मनी के श्नीगल बंधुओं से होता है, वो उसका जर्मन में करते हैं अनुवाद। और इसके बाद वो शोपेनहावर, एक फिलोसोफर था जर्मनी का, उसको और विस्तार से
उसकी चर्चा करता है। और धीरे धीरे उस दर्शन को जब पूरे पाश्चात्य यूरोप के पढ़े लिखे नौजवानों में प्रवेश करता है 18वीं शताब्दी के अंत में, कुछ एशियाटिक सोसाइटी के रिसर्च, कुछ उस औपनिषद की जो अन्य अनुवाद से आए हुए साहित्य, तो एक डॉक्यूमेंट कहता है, अंग्रेज इस मामले में बड़े ही पर्टिकुलर थे, विशिष्ट थे, कि हर चीज को अभिलेखीकरण करते थे। तो ये जो मैं बोल रहा हूं इनका अभिलेखित है कि 18वीं शताब्दी में एक वहां पर धारा बह गई कि जो अंग्रेज युवक थे पढ़े लिखे, वो भारतीय संस्कृति के प्रशंसक होने लगे। तो वहां एक चर्चा प्रारंभ हो गई कि अगर भारतीय संस्कृति की प्रशंसा यहां होगी और वो अगर श्रेष्ठ साहित्य और संस्कृत के रूप में स्थापित हो गया तो हम तो उपनिवेश बना नहीं पाएंगे उन्हें। तो चर्चा शुरू हो गई कि वहां की शिक्षा व्यवस्था को कैसे हमें ध्वस्त करना है, कैसे उन्हें हमें वैचारिक पाश्चात्य दर्शन का इंजेक्शन देना है। तो जब चर्चा शुरू हुई तो तीन तरह के धाराएं बही। एक था हेस्टिंग्स और मिंटो, जो कहते थे कि भारत को आधुनिक शिक्षा दो ही मत, जो भी विज्ञान वगैरह की जो 17वीं 18वीं शताब्दी में आया है यूरोप में, उसकी कोई चर्चा मत करो। इनको जो अभी तक इनका जो 13वीं शताब्दी तक जो विकास यात्रा रही है वो जी रहे हैं, श्रुति परंपरा से इनको जीने दो और इनको उसी फारसी और संस्कृत में पढ़ाते रहो और जितना शास्त्र और कुरान को याद कराते रहो और इनको जीने दो, इनको छोड़ दो और ये अपने आप आपके बने रहेंगे उपनिवेश, क्योंकि इनके बाद आधुनिक शस्त्र अस्त्र विज्ञान होगा ही नहीं, तो प्रतियोगी नहीं हो पाएंगे। दूसरी एक धारा थी एल्फिस्टन और मुनरो की। मुंबई का गवर्नर एल्फिस्टन, मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर मुनरो, वो कहते थे नहीं, भारत में चूंकि मेधा बहुत है, प्रतिभा है, इसलिए यहां के लोगों को आधुनिक विज्ञान का भी बोध कराना चाहिए, पाश्चात्य दर्शन का भी बोध कराना चाहिए, लेकिन उसकी भाषा होनी चाहिए संस्कृत, फारसी या स्थानीय। क्योंकि उन्होंने सर्वे कराया था, मुनरो का एक सर्वे डॉक्यूमेंटेड है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में उन्होंने लिखा कि लगभग 2 लाख गुरुकुल चलते हैं और कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर एक समृद्ध गुरुकुल न चल रहा हो, और शहर कोई ऐसे नहीं है जहां पर कोई न कोई तालीम के लिए मदरसा न चल रहा हो। ये मुनरो की रिपोर्ट है मद्रास प्रेसिडेंसी की। उसने कहा कि इसका मतलब ज्ञान की पिपासा है इस देश के लोगों में, इसलिए इनकी भाषा में ज्ञान दे दो। लेकिन तीसरा एक वर्ग जो था, जो बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी था, वो था चार्ल्स ग्रांट। वो कहता था कि हमें इनको प्रवेश बनाना है या इनको हम आधुनिक विज्ञान को भी देके इनके हथियार में पूरे विश्व को इन्हें सौंपना है। उन्होंने कहा इसे उपनिवेश बनाना है। उपनिवेश बनाना है तो इनकी जितनी पूर्व संस्कृति है उसको अंधविश्वासी घोषित करना होगा, अवैज्ञानिक घोषित करना होगा, उनकी शिक्षा पद्धति को आधुनिक प्रमाणीकरण के दायरे में लाना होगा नीति बनाकर, और जो भी संस्कृत या फारसी साहित्य को पढ़ने वाले लोग हैं, चाहे कितने भी निष्णात हैं अपने दर्शन में, अपने ग्रंथों में, अगर हमारी प्रणाली से नहीं अंक प्राप्त करते हैं, शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं, तो उनको हम कोई डिग्री नहीं देंगे, सर्टिफिकेट नहीं देंगे, और बिना सर्टिफिकेशन के हम सबको मानेंगे अनपढ़। अर्थ ये हुआ कि आप चाहे चारों वेद जानते हो, भाष्य जानते हो, आप चाहे सारे उपनिषदों की जानकारी हो, आपको चाहे षड्दर्शन जानते हो, आप चाहे इस्लामिक फिलॉसफी पूरी तरह जानते हो, आप चाहे अवेस्ता पूरा जानते हो, आप भारत की पूरी सांस्कृतिक निकष तत्वों को जानते हो, लेकिन आप अनपढ़ रहेंगे जब तक कि उनकी पद्धति से प्रमाण पत्र नहीं अर्जित करते। आज भी ये परंपरा है। अभी बहुत सारे ऐसे गुरुकुल हैं इसी भारत में, अभी भी गुजरात से लेकर के, आंध्र प्रदेश से लेकर के, तमिलनाडु से लेकर के, केरला से लेकर के, मैं दौरा चुके निरंतर कर रहा हूं कि उन गुरुकुलों में विद्यार्थी पूरी भारतीय निष्ठा और संस्कृति और मूल्यबोध के साथ आप्लावित हैं, अभिसिंचित हैं,
लेकिन वो भटक रहे हैं कि उन्हें सर्टिफिकेट कैसे मिले। वो पढ़े लिखे नहीं है, वो अनपढ़ों की श्रेणी में आता है उनका नाम सर्वे में, क्योंकि मांगते हैं सर्टिफिकेट दिखाओ, हाई स्कूल पास नहीं हो, इंटरमीडिएट पास नहीं हो, तो आप तो बस किसी तरह से साक्षर हो, ग्रेजुएट नहीं हो।